तो हेलो दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो सेकंड पेपर है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कुछ यूनिट्स हैं उनमें जो कुछ टॉपिक्स हैं उनमें मैंने जो कवर किया था नेट के हिसाब से, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लगभग 70 से 80%। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो उसमें नहीं है। तो इसमें जैसे संगठन हो गया ना, संगठन के सिद्धांत, संगठन के नियम वगैरह, ये टॉपिक नहीं है उसमें। तो और जैसे ये नहीं है, कार्मिक प्रशासन नहीं है, और ये सब चीज़ें तो कवर किया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उसको कवर करने का प्रयास रहेगा जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बुक है, उससे इसको कवर करेंगे। तो इसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप उससे पीडीएफ भी ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ेंगे, पूरी किताब तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको देखेंगे। बहुत अच्छी किताब है और बहुत अच्छा इसमें कंटेंट भी है, पूरा सीक्वेंस वाइज लगा हुआ है। इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग पहले समझते हैं। तो संगठन का अर्थ क्या होता है? पारस्परिक या परस्पर आश्रित भागों को इस प्रकार जोड़ना ताकि प्रत्येक को विशिष्ट कार्य, कार्यवाही, पद प्राप्त हो तथा जो संपूर्ण से संबंधित हो। तो संगठन मतलब क्या? परस्पर आश्रित भागों को इस प्रकार से जोड़ना ताकि प्रत्येक को विशिष्ट कार्य, कार्यवाही, पद प्राप्त हो जो संपूर्ण से संबंधित हो। एक थिंकर हैं जेगम हाउस के अनुसार संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्थित प्रक्रिया है या वह व्यवस्था है, संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जो कार्यों एवं दायित्वों के विभाजन के माध्यम से स्वीकृत सिद्धांतों या स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करती है। संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जो कार्यों एवं दायित्वों के विभाजन के माध्यम से स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करती है। इसमें साझे कार्य में लगे व्यक्तियों एवं समूहों के यत्नों और सामर्थ्यों को इस प्रकार जोड़ना होता है कि न्यूनतम तनाव से कार्यकर्ताओं तथा उनके लिए कार्य किया जा रहा है। उनके अधिकतम संतोष से उद्देश्य की प्राप्ति में व्यस्त होती है। तो उनके अधिकतम संतोष से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं। तो एल डी वाइट इनके अनुसार संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जो कार्यों एवं दायित्वों के विभाजन के माध्यम से स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करती है। फिर एक नेक्स्ट थिंकर है मिलवार्ड। उनके अनुसार संगठन प्रत्यायोजित सत्ता यानी डेलीगेटेड अथॉरिटी की लाइन से जुड़ा हुआ परस्पर संबंधित पदों का प्रतिमान है। संगठन में फिफनर के अनुसार संगठन में व्यक्ति से तथा समूह से इस प्रकार संबंध जोड़ा जाता है कि ठीक प्रकार से संविभाजन हो जाए। फिर मार्क्सियम है। तो मार्क्सियम है, ये क्या बोलते हैं कि संगठन उस ढांचे की ओर संकेत करता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उसके प्रशासनिक अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करता है। फिर यूलिक लूथर है, और लूथर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। उन्होंने क्या कहा है कि संगठन सत्ता की वह औपचारिक संरचना है जिसके माध्यम से परिभाषित उद्देश्य के लिए कार्य संबंधी प्रयोगों को व्यवस्थित, परिभाषित एवं समायोजित किया जाता है। फिर है सुलजे विलियम। संगठन आवश्यक मनुष्यों, सामग्री, यंत्रों, उपकरणों, कार्यस्थान आदि का वह प्रभावकारी तथा समायोजित एकत्रीकरण है जिससे किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। संगठन किसी उद्यम में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंधों का प्रतिमान है जो उद्यमी के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये ग्लेडन ऐसा बोलते हैं। संगठन से हमारा अभिप्राय सहयोगी प्रयास की नियोजित व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सहभागी के निश्चित कार्य तथा मान्य भूमिका होती है। साइमन ऐसा बोलते हैं। अब संगठन प्राय भिन्न भिन्न अर्थों में संगठन का प्रयोग होता है। तो संगठन को हम लोग प्रशासनिक संरचना के डिजाइन बनाने का कार्य के रूप में देखते हैं, या संगठन का डिजाइन या निर्माण दोनों के रूप में इसको देखा जाता है, या उसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और स्वयं संरचना के रूप में भी संगठन शब्द का उपयोग किया जाता है। तो कई विचारकों का मानना है कि संगठन केवल संरचना का डिजाइन करना है और कुछ नहीं है, केवल संरचना का डिजाइन करना है और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए उर्विक संगठन के अर्थ को केवल प्रशासनिक मशीन के डिजाइन करने तक सीमित करता है। तो उर्विक संगठन के अर्थ को केवल प्रशासनिक मशीन के डिजाइन करने तक सीमित करता है और संगठन की परिभाषा करते हुए कहता है कि यह किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक गतिविधियों को निर्धारित करना व उन्हें वर्गों में विभाजित करना है ताकि इन्हें व्यक्तियों को निर्दिष्ट किया जा सके। उसके दृष्टिकोण को स्ट्रक्चरल अथवा परंपरावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। उर्विक के जो दृष्टिकोण है उसे स्ट्रक्चरल या परंपरावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो उससे लोग
संगठन के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उनका विश्वास है कि संगठन आवश्यक रूप से मानवीय संबंधों का ताना बाना है तथा इसके अध्ययन में इस तथ्य को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता है। जो मानवीय संबंध है उनको दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता है। बाल्डो के अनुसार कई दृष्टियों से परंपरावादी सिद्धांत अपरिमार्जित है, यानी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अधूरा है और अपने निष्कर्षों में गलत है। कुछ इनकी वैज्ञानिक प्रणालियां भी सुलझी हुई नहीं है तथा इनका दृष्टिकोण भी सीमित है। मिलवार्ड के अनुसार संगठन स्वयं कुछ नहीं है करता, इसको निर्मित करने वाला स्टाफ ही कार्य करता है। इसी प्रकार गाउस भी संगठन में मानवीय अंश पर बल देता है। संगठन की परिभाषा देते हुए कहता है कि इसमें साझे कार्य में लगे व्यक्तियों तथा समूहों के प्रयत्नों और समर्थों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि न्यूनतम तनाव से कार्यकर्ताओं तथा उसके लिए कार्य किया जा रहा है कि अधिकतम संतोष से उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो न्यूनतम तनाव से कार्यकर्ताओं तथा जिनके लिए कार्य किया जा रहा है कि अधिकतम संतोष से उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। इस बात में कोई संदेह नहीं कि संगठन केवल एक ढांचा मात्र ही नहीं है, यह एक ढांचा भी है। तो एक ये स्ट्रक्चर मात्र नहीं है या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नहीं है, ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। मानवीय संबंधों का ताना बाना भी है। केवल कोई भी संगठन संबंधी सिद्धांत मूल रूप से मानवीय होना चाहिए। इस तथ्य को विद्वान विचारकों ने इस प्रकार प्रकट किया है कि संगठन अन्योन्यश्रित यानी इंटरडिपेंडेंट भागों को संपूर्ण एवं एकीकृत इकाई के रूप में जोड़ता है। तो संगठन है वो इंटरडिपेंडेंट जो पार्ट्स हैं उनको संपूर्ण एवं एकीकृत इकाई के रूप में, यूनिफाइड होल के रूप में जोड़ता है। इसके माध्यम से निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सत्ता, तालमेल तथा नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके। क्योंकि ये भाग भी व्यक्तियों से निर्मित हैं, जिनको निर्देशित तथा अभिप्रेरित किया जाना जरूरी है तथा निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिनके कार्य में तालमेल लाना जरूरी है। इसलिए संगठन ढांचा भी है तथा मानव समूह भी है। संगठन ढांचा भी है, एक स्ट्रक्चर भी है और एक मानव समूह भी है। संगठन में एक स्ट्रक्चर भी होता है और मानव समूह, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। संगठन को केवल ढांचा समझना तथा उसे निर्मित करने वाले या जिन लोगों के लिए बनाया गया है या जिनके लिए यह बनाया गया है उन पर विचार न करना अर्थहीन है। हमें दोनों को देखना होगा, इसे एज अ स्ट्रक्चर भी देखना होगा और उन लोगों को भी हमें ध्यान में रखना होगा जिनके लिए ये बनाया गया है। एल डी व्हाइट के शब्दों में संगठन पदवियों तथा पदाधिकारियों का समूह है। संगठन पदवियों तथा पदधारियों का समूह है। इसके मुख्य तत्व हैं व्यक्ति, समूह, यत्न एवं साझा उद्देश्य। पुराने समय में संगठन सरल होते थे क्योंकि मानव समाज प्राथमिक अवस्था में था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आज की तरह के संगठन विद्यमान ही नहीं थे। संगठन पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि संगठन थे नहीं, पहले संगठन थे लेकिन उनका ढांचा या संगठन सरल था। इसका अर्थ केवल यह है कि पुराने सरल संगठनों में संबंध प्रणाली आज की संबंध प्रणाली से भिन्न थी। औद्योगिक युग से पूर्व के स्केल संगठनों का उल्लेख करते हुए फिकनर एवं शेरवुड लिखते हैं, वे सरल समूह थे, उनका कार्य सरल था, जो एक सरल कार्य को बारंबार करना था। तो एक सरल समूह थे, उनका कार्य सरल था, जो केवल एक सरल कार्य को बारंबार करना था। संगठन अपनी जनक परिस्थितियों के अनुकूल होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार उसमें एक ही संबंध प्रणाली थी जो सत्तावादी प्रकार की थी। एक ही संबंध हो तो सत्तावादी मतलब अथॉरिटी ऊपर से आती थी, लोगों को काम करना पड़ता था बस, और कोई ऐसा कुछ नहीं था। लोगों का जैसे आर्टिकल 43B में हमने देखा है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अब वो चीजें अभी आई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। केवल अथॉरिटी, सत्तावादी जो प्रवृत्ति थी, केवल एक अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी, वही सारे निर्णय लिया करती थी और नीचे के लोगों को मानना पड़ता था। अर्थात उनका स्वामी तथा दास का संबंध हुआ करता था। किंतु अब स्वामी एवं दास का संबंध नहीं है। आज के संगठन कई तत्वों से भिन्न होकर जटिल बन गए हैं। ये तत्व वही हैं जिन्होंने सारे समाज को जटिल बनाया है। इसमें हमारे सामाजिक दर्शन एवं नीतियों में परिदर्शित व्यक्ति स्वतंत्रता, मानवीय सहयोग की प्रकृति के बारे में नई धारणाओं का विकास, संगठन के उद्देश्यों का विस्तार, कार्य में विशिष्टता लाने का अभियान सम्मिलित है। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रशासकीय संगठन सामाजिक इकाइयों, जो प्रशासकीय संगठन है, सामाजिक इकाइयां तथा इस नाते में उन्हें प्रभावी दबावों दबावों, पूर्वग्रहों आदि के अधीन होती हैं। तो इस नाते से वे उन्हीं प्रभावों, दबावों, पूर्वाग्रहों आदि के अधीन होते हैं जिस प्रकार अन्य सामाजिक संस्थाएं होती हैं। इसलिए
यह आवश्यक है कि उन पर संपूर्ण रूप से बहुआयामी परिप्रेक्ष्य से विचार किया जाए, न कि सीमित यांत्रिक दृष्टिकोण से। जेम्स डी मुनी के अनुसार इसलिए संगठन का तात्पर्य एक भवन की रूपरेखा से कहीं अधिक है। यह एक संपूर्ण संरचना व इसके सभी सहसंबंधित कार्यों की ओर इंगित करता है। ये ऐसे कार्यों की ओर संकेत करता है जो क्रियारत दिखाई देते हैं, अर्थात व्यवस्थित इकाई की नब्ज, धड़कन, रक्त संचार एवं श्वास आदि इसके मूल जीवन की ओर संकेत करता है। यह इन सभी तत्वों के समन्वय की ओर संकेत करता है, क्योंकि ये साझे उद्देश्य के लिए सहयोग देते हैं। अब हम लोग थ्योरीज को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण थ्योरीज है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को संगठन का परंपरावादी अथवा मैकेनिकल थ्योरी कहा जाता है या मैकेनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संरचना एक औपचारिक ढांचा है, संगठन एक औपचारिक ढांचा है जो स्वीकृत नियमों के अनुसार बनाया जाता है। जैसे किसी भवन का नक्शा वास्तुकार द्वारा कुछ नियमों के अनुसार पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। वास्तव में अमेरिका में संगठन इंजीनियर है जो संगठनात्मक चार्ट तैयार करने का व्यवसाय करते हैं। यह सिद्धांत दो धारणाओं पर आधारित है। पहला, यह सिद्धांत यह विश्वास करता है कि कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं जिनके कार्य पदधारियों से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं। अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि यह सिद्धांत संगठन को एक मशीन समझता है जिसमें मुख्य पुर्जों की तरह फिट किए जाते हैं। तो यह सिद्धांत संगठन को एक मशीन समझता है जिसमें मनुष्य पुर्जों की तरह फिट किए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन जो टेलर के नेतृत्व में 20वीं सदी में आया, 20वीं सदी के प्रथम दशकों में प्रारंभ हुआ, का उद्देश्य कार्य को इसके घटक भागों में विभाजित करना था। इस आंदोलन ने कामगारों के लिए दैनिक कार्य की मात्रा निश्चित करने के यत्न में मानवीय व्यवहार को उपेक्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसमें त्रुटि आ गई। फिकनर एवं शेरवुड के अनुसार परंपरावादी सिद्धांत स्वेच्छाचारिता, अर्थशास्त्र के अकेला छोड़ दो के सिद्धांत, लेव मी अलोन, युक्तिकरण एवं मानव व्यवहार की यांत्रिक व्यवहार के सम्मिश्रण से अभिभूत हुआ है। यह 19वीं शताब्दी की औद्योगिक संस्थाओं में प्रारंभ हुआ, जबकि लोकतंत्रात्मक वातावरण पैदा नहीं हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार काम करने वाले व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है। लोगों के कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। तो लोगों को कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए तथा जो ऐसा नहीं कर सकते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। इसकी यह धारणा है कि कामगार सदा तर्कसंगत विकल्प से प्रेरित होते हैं तथा विकल्प विद्यमान होने पर वे सदा आर्थिक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, इकोनॉमिक मैन के रूप में वो कार्य करते हैं। एल डी व्हाइट के शब्दों में, यह सरकार में कानून द्वारा तथा उच्च मैनेजमेंट द्वारा स्थापित संबंधों का औपचारिक घोषित प्रतिमान है। यह किए जाने वाले कार्य की प्रकृति तथा मात्रा पर निर्भर है तथा कार्य कुशलता इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात उत्तरदायित्व के साथ साथ कर्मचारियों तथा सामग्री का अत्यंत प्रभावकारी उपयोग हो सके। इस प्रकार संगठन सत्ता द्वारा स्थापित एवं समर्थित होता है, जिसे एक तालिका अथवा मानचित्र पर यद्यपि अपूर्ण रूप से रूपांकित किया जा सकता है। यह सामान्यतः कार्य संबंधों का प्रबल प्रारूप है। संक्षेप में परंपरावादी सिद्धांत के मुख्य विचार इस प्रकार है। पहला, यह मानवीय संबंधों का प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है। दूसरा, यह मानव व्यवहार का पूर्णतः तर्कयुक्त समझता है तथा मानव स्वभाव के तर्क रहित तत्व को उपेक्षित करता है। तीसरा, यह मानव जीवन में केवल आर्थिक प्रोत्साहन को ही प्रोत्साहन मानता है तथा वैज्ञानिक तत्वों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, उसका हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। चौथा है, यह इस धारणा में विश्वास रखता है कि व्यक्ति समूहों तथा अन्य सामाजिक तत्वों के नियंत्रण से प्रभावित नहीं होते हैं। और पांचवा है, यह संगठन के प्रति यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाता है तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता की उपेक्षा करता है। यह संगठन में केवल औपचारिक संबंधों को दृष्टिगत रखता है तथा अनौपचारिक संबंधों की उपेक्षा करता है। इस दृष्टिकोण पर उस इंजीनियर की मोहर लगी हुई है जो वैज्ञानिक निपुणता, तर्कसंगत ढांचा, प्रत्येक कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग तथा सभी अंगों को एकीकृत संपूर्ण से संबद्ध करने का तरीका खोज रहा है। अब हम लोग सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी देखेंगे, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में परंपरावादी संगठन सिद्धांत का घोर विरोध शुरू हो गया। यह विरोध अनेक आंदोलनों, विचारधाराओं द्वारा किया गया जो परंपरावादी दृष्टिकोण के जो संगठन को सीमित अर्थों में लेता है के आलोचक थे। यह संगठन को अमानवीय बनाने के विरुद्ध विद्रोह था।
यह मनुष्यों को मशीनों के पुर्जे समझने के विरुद्ध था। मनुष्यों को मशीनों के पुर्जे समझने के विरुद्ध था। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांतों की कड़ी आलोचना करते हुए केवल कहावतें हैं, क्या कहा हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांतों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये केवल कहावतें हैं जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने कभी नहीं परखा गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कभी परखा नहीं गया। संगठन सिद्धांत के क्षेत्र में यह सैद्धांतिक क्रांति हैथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट हुए थे 1920 के दशक में किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप आई। यद्यपि इस अनुसंधान के निष्कर्ष एक दशक बाद प्रकाशित हुए। एल्टन मायो तथा उनके सहयोगियों जिनके द्वारा ये प्रयोग किए गए थे ने संगठन तथा प्रबंध के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण योगदान दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला, अभिप्रेरणा विषयक भौतिक अथवा इंजीनियरिंग दृष्टिकोण को चुनौती दी गई इसमें। दूसरा है संगठन के संरचनात्मक हायरार्किकल अप्रोच यानी पद सोपानात्मकता उपागम पर प्रथम वास्तविक प्रहार किया गया। तो इसमें संगठन के संरचनात्मक और पद सोपानात्मक उपागम पर प्रथम वास्तविक प्रहार किया गया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि लोग भौतिक तथा वातावरण संबंधी प्रोत्साहनों से विशेष प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में संगठन एक सामाजिक संस्था है तथा इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति सामाजिक प्राणी हैं। वे अधिकतम कार्य कुशलता तब दिखाते हैं जब उन्हें कार्य की मानवता या मानवीय परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। हेनरी फ्योल ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि यदि हम मानवीय अंश को निकाल दें तो संगठन बनाना सुगम हो जाएगा। कोई भी इसे कर सकता है यदि उसे वर्तमान विधियों का ज्ञान है तथा उसके पास आवश्यक पूंजी हो, किंतु हम मनुष्यों को केवल समूहों में बांटकर तथा उन्हें काम देकर प्रभावकारी संगठन नहीं बना सकते। हमें मनुष्यों का केवल समूहों में बांटकर तथा उन्हें काम देकर प्रभावी संगठन नहीं बना सकते हैं। हमें संगठन को आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर लगाने की आवश्यकता है। फिकनर एवं शेरवुड ने संगठन संबंधी सिद्धांत में परिवर्तित प्रवृत्तियां हैं को अपनी पुस्तक प्रशासनिक संगठन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में उल्लेखित किया है। वो इस प्रकार है। तो संगठन के सिद्धांत के झुकाव ट्रेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो हमें किस ओर से किधर जाना है, इन द सेंस कि हमें परंपरावाद से कहाँ जाना है, सामाजिक गतिशीलता की तरफ जाना है। हमें पद क्रम से यानी जॉब टास्क हायरार्की से सोशल प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। हमें कार्य कुशलता जो कि यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में होती है उसे हमें मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखना है। हमें संगठन नौकरशाही संरचना के रूप में देखने के बजाय सामाजिक संस्था के रूप में देखना पड़ेगा। आदेश द्वारा नियंत्रण की बजाय संचार द्वारा नियंत्रण की बात ये करते हैं। सत्ता ऊपर से नहीं बल्कि सत्ता समूह से निकल के आए। नेतृत्व सत्ता द्वारा हो ये कौन मानता है, परंपरागत जो दृष्टिकोण है, लेकिन नेतृत्व सहमति पर आधारित हो ये जो नया दृष्टिकोण है वो मानता है। ये यहाँ पर व्यक्तिगत निर्णय केंद्रित कार्य मतलब सेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से होता है। यहाँ पर सामूहिक निर्णय और स्थिति अनुसार कार्य किया जाता है। कार्य वातावरण रेजिमेंटेड होता है, मतलब जो फकीर के फकीर इन द सेंस ऐसा, और इसमें कार्य वातावरण डेमोक्रेटिक होता है। टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आदेश द्वारा, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन परामर्श द्वारा होते हैं। सामाजिक अथवा वित्तीय प्रेरणा, इसमें सामाजिक और वित्तीय दोनों प्रेरणाएं रहती हैं। फिर कार्य निर्वाह के लिए, कार्य संतोष के लिए, हमें अपने फुलफिलमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीविका के लिए कार्य कर रहे हैं। आयोजना आपात तकनीक के रूप में, आयोजना औपचारिक प्रक्रिया के रूप में, अधूरी तथा विलंबित सूचना, पूर्ण तथा अत्यंत सूचना, नीति तथा प्रशासन विभेद से हमें नीति तथा प्रशासन कोऑर्डिनेशन की तरफ जाना है। लाभ लूट के रूप में से हमें लाभ सामाजिक दायित्व के साथ आगे बढ़ना। तो संगठन संबंधी सिद्धांत में उपर्युक्त प्रवृत्तियां शुभ हैं क्योंकि ये संगठन में मनुष्यों के गौरव तथा व्यक्तित्व का भी ध्यान रखते हैं। व्हाइट के अनुसार संगठन ऐसे कार्य संबंधों का समूह है जो बहुत समय तक इकट्ठा काम करने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं से पनपते हैं। अनौपचारिक संगठन अधिक तीक्ष्ण होते हैं। इनमें सामाजिक तथा आर्थिक स्तर, जाति तथा भाषा के अंतर, शैक्षणिक स्तर तथा निजी इच्छाएं तथा घृणाएं परिलक्षित होती हैं। यह परंपरागत होता है, कानून द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है या लिखित नहीं होता है, इसे मानचित्र पर नहीं बनाया जा सकता है। औपचारिक संगठन तर्क संगत एवं इम्पर्सनल होता है। अनौपचारिक संगठन भावात्मक इमोशनल होता है और इसमें हमारा पर्सनल एंगेजमेंट रहता है चीजों के लिए, पूर्ण व्यक्तिक रहता है, यानी हमारा एंगेजमेंट रहता है। ये दोनों एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, पर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भी हो सकते हैं। तो इनमें 3 प्रवृत्तियां हो सकती हैं। लेकिन उर्विक जैसे
ऐसे भी लेखक हैं जो अब भी संगठन के परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उदाहरण के लिए उर्बिक का विश्वास है कि मानवीय अंशों की अतिसंयोक्ति नहीं की जानी चाहिए। संगठन की योजना अथवा डिजाइन के बिना कार्य करने का ढंग अपूर्ण, अतर्कसंगत, अपव्ययी एवं अकुशलतापूर्वक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपचारिक सिद्धांत में जैसे कि अनौपचारिक सिद्धांत में अपनी त्रुटियां हैं। इसमें पदक्रम संबंधों के अव्यवस्थित होने का भय रहता तथा इस प्रकार अधिक निर्भरता संगठन की कार्यकुशलता पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। बड़े संगठन में अनौपचारिक अथवा स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यदि यह दृष्टिकोण विद्यमान न हो तो इसे अपनाना होगा। उपरोक्त दो सिद्धांत के अध्ययन से यह कहना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत पूर्ण या पूर्णतः संतोषजनक है। वास्तव में दोनों सिद्धांत परस्पर आश्रित हैं, क्योंकि औपचारिक सिद्धांत की त्रुटियां अनौपचारिक संगठन सिद्धांत से ठीक की जा सकती हैं। एक अकेला सिद्धांत बनाने में अभी समय लगेगा। जैसा कि डिमाक और अन्य लेखकों ने कहा है कि संगठन के विद्यार्थी की समस्या भ्रांतिपूर्ण द्वैतता में से एकता की खोज करना है। वर्तमान पीढ़ी के लिए स्पष्ट चुनौती यह है कि अब तक प्रचलित दो सिद्धांतों के स्थान पर एक अकेले सिद्धांत की खोज की जाए। हम फिफनर एवं प्रीथस के शब्दों में इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन समरूप भी हो सकते हैं और नहीं भी। अनौपचारिक संगठन खंडनायक भी हो सकते हैं और नहीं भी। इस अर्थ में यह प्रबंधकीय सिद्धांतों, प्रबंधकीय उद्देश्यों का विरोध करता है। संगठन के अनौपचारिक पक्ष जरूरी होने के कारण मैनेजमेंट का अपना प्रबंधकीय उद्देश्य पूरा करने के लिए इन्हें प्रयोग करना चाहिए। वह प्रबंधकीय व्यवस्था स्वस्थ तथा संतोषजनक है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का संगम होता है। संगठन की कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं। बिना कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना किए कोई भी संगठन लाना सुगम नहीं है। जितना बड़ा संगठन होगा उतनी अधिक समस्याएं होंगी। इनमें से कुछ एक समस्याएं जैसे कि नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण, प्रत्यायोजन यानी वही डेलीगेशन, तालमेल व पर्यवेक्षण आदि हमने बहुत मतलब पढ़ चुका है ये, और कुछ समस्याओं का हम आगे वर्णन करेंगे, ऐसा इसमें दिया गया है। चलिए, ये वाला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग संगठन के सिद्धांत को पढ़ेंगे।